ये 14वां सवाल है। क्या सवाल है? ये कह रहा है कि इसमें Q अपॉन M किसका अधिकतम है, यानी कि Q अपॉन M का मान किस कण का अधिकतम है। यानी कि ये दिखाई दे रहे हैं, एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, तीन पार्टिकल हैं जो दो धनावेशित प्लेटों के बीच से होकर गुजरती हैं। तो इनमें ये क्या हो जाता है, विक्षेपित हो जाती हैं, ये और ये। तो इसमें ये बताना है कि Q अपॉन M का मान, यानी कि आपका आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात किस कण का अधिक होगा, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, Q अपॉन M का मान आपको बताना है कि इसमें अधिक किसका है। ये तीन आपको कण दे रखे हैं। ठीक है, थ्योरेटिकली आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है प्रश्न, ये है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया। तो देखिए, सबसे पहले आपको देखिए Q अपॉन M का मान ये किसका ज्यादा होगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा मैथमेटिकली मैं आपको समझा दूं। देखिए, ये धनावेशित प्लेट है, ये ऋणावेशित प्लेट है। तो इसका मतलब ये है, जो धनावेशित प्लेट की ओर कौन आकर्षित होगा, ऋणावेशित कण आकर्षित होंगे, ये आप जानते ही हो। तो कुल मिला के बात ये है कि ये कैसा है, ये आपका नेगेटिव चार्ज होगा, ये भी आपका नेगेटिव चार्ज होगा, और ये कैसा होगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा। ये कैसे पता चली हमको, इतना तो हमको पता चल गई, ये पहला कण भी नेगेटिव है, दूसरा कण भी नेगेटिव है, ये तीसरा कैसा, पॉजिटिव है। ऐसा क्यों पता चला? धनावेशित प्लेट की ओर ऋणावेशित आकर्षित होगा, तो धनावेशित प्लेट की ओर कौन जाएगा, ऋणावेश उधर चला गया, आकर्षण हो गए, और ये ऋणावेश की तरफ धनावेश आ गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको देखिए, ये भी आप जानते हो, यदि ये धनावेशित प्लेट हैं, ये दोनों की दोनों धनावेशित प्लेट हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो वैद्युत क्षेत्र होगा, जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो किधर होगा, धनात्मक से सदैव किधर की ओर रहता है, ऋणात्मक की ओर रहता है। ये क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र। आप लोग समझ गए, वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर रहती है। तो ये दो प्लेटें हैं, तो धनात्मक प्लेट से ऋणात्मक प्लेट की ओर वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि आपको पता है वैद्युत बलरेखा धनात्मक से जाती हैं और ऋणात्मक की ओर आती है, तो दिशा क्या बनेगी वैद्युत क्षेत्र की, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। ठीक है, इतना समझ गए आप। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने मान रहे हैं ये तीनों चीजों का। अब हमें क्या करना है, ये देखना है कि किसका Q अपॉन मान है, किसका विक्षेप ज्यादा होगा, यानी कि ये कितना Q अपॉन M किसका ज्यादा होगा। तो हम मान के चले, जैसे कि ये कोई भी एक पार्टिकल है, सपोज दैट कोई भी एक ये पार्टिकल है ये, और जैसे ये U मान लीजिए, ये इस तरह से ये आपका v वेलोसिटी से चलता है, इसका द्रव्यमान m है। कोई भी ये एक आवेश है, ये Q आवेश है, Q आवेश जिसका द्रव्यमान m है और v वेग से चल रहा है। ये जाना तो इसको इस तरह से चाहिए था, सीधा। ठीक है, लेकिन क्या होता है, ये धनात्मक प्लेट है, हमने मान लिया कि ये जो है धनात्मक आवेश है, ये वाला कण है धनात्मक आवेश है, तो इस तरह से ये जाना तो इसको सीधा चाहिए था, लेकिन ये क्या हो जाता है, धीरे धीरे करके इस तरह से विक्षेप हो जाता है, यानी कि ये इस तरह से नीचे की ओर आ जाता है। तो अब हम मान ले रहे हैं कि यानी यहां से और यहां तक, यानी कि ये विक्षेप हो रहा है, ये हमने x मान लिया। ठीक है, और इसको जैसे कि ये इसको जाना इस तरह से चाहिए था, और ये कितना विक्षेपित हुआ है, यानी कि इसका कितना विक्षेप, ठीक है, इसका विक्षेप कितना हुआ है, ये, तो ये चीज हमने मान ली y। ठीक है, ये y मान लिया। देखो, ये x और y अक्ष दे रखे थे ना, वो इसीलिए दे रखे थे, ये हमने, यानी जितना विक्षेप हो रहा है वो हमने y मान लिया, और ये y मान लिया विक्षेप, और ये यहां से यहां तक की दूरी क्या मान ली हमने, x मान ली। ओके, अब आपको पता है जब ये वैद्युत क्षेत्र के अंदर चल रहा है तो इस पर एक फोर्स लगेगा जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स, और क्योंकि ये m द्रव्यमान का कण है और v वेग से चल रहा है, वेलोसिटी से चल रहा है, तो इस पर एक बल लगेगा, वो F बराबर ma। ठीक है, F बराबर ma। तो नॉर्मल तरीके से हम क्या हो जाएगा, देखिएगा, नॉर्मल तरीके से एक तो बल लगेगा इस पे ma, और ये वाला बल हम मान ले दो बल लगेंगे इस पे, दोनों बल बराबर रहेंगे, यानी इस पर एक ma भी लगेगा और एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का मान हम लिख दे रहे हैं, ये एक हो जाएगा, दूसरा फोर्स भी इस पर लगेगा। जैसे मैं नॉर्मली बताऊं तो एक तो इस पर ma लगेगा, एक दूसरा बल लगेगा Q बराबर E, इलेक्ट्रिक फोर्स। ये आपका मैकेनिकल फोर्स हो गया, ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया। ठीक है, ये दोनों बल बराबर रखे जाएंगे, क्यों, क्योंकि दोनों फोर्स हैं। ठीक है, चलिएगा, तो हमने मान लिया ये वाला बल हम यहाँ पर रख देंगे QE बराबर ma हो जाएगा। तो यहां से यदि हम a निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, QE अपॉन m, ये आपका आ जाएगा, QE अपॉन m आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ठीक है, क्योंकि ये v वेग से चल रहा है, v वेग से चल रहा है और इस तरह से ये क्या बन गया, एक प्रकार से ये प्रक्षेप्य गति आ गया, प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है इस तरीके से नीचे की ओर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना, F बराबर ma, ये बल है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, तो हमने वो इलेक्ट्रिक फोर्स का मान लिख दिया QE। दो बल लग रहे हैं, दोनों बलों का मान बराबर रख दिया, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैकेनिकल फोर्स दोनों बराबर होंगे, तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। F बराबर ma, क्योंकि इसमें जब वेग है तो इसमें त्वरण भी होगा, तो त्वरण आ गया ma और m क्या द्रव्यमान हो गया, ये इसका, ये हमने मान लिया कि ये दो प्लेट है तो इनके प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र कितना है, E है, और ये हमने मान लिया कि ये कौन सा कण है, धनावेशित कण है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी कण हो, धनावेशित हो या आपका ऋणावेशित हो, हमने Q मान लिया, नो प्रॉब्लम, A का मान निकल आया। अब यहाँ से आपका एक दूरी और निकाल लीजिए, ये वाली दूरी कितनी होगी, ये वाली दूरी, तो आपको पता है कि तय की गई दूरी के लिए हम न्यूटन का नियम लगा देंगे, न्यूटन का गति विषयक, न्यूटन के गतिक समीकरण से हम निकाल रहे हैं, क्या होता है, S बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर होता था दूरी निकालने के लिए। S की जगह पे यहाँ पे दूरी कौन सी, ये वाली दूरी हम निकालना चाह रहे हैं, यानी कि हम इसका विक्षेप निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, विक्षेप u, ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभ, ये प्रारंभिक मान है, यानी प्रारंभिक वेग कितना है, 0। चलिएगा, प्लस 1/2, एक ही जगह पे कितना, एक ही जगह पे ये वाली वैल्यू आ गई QE/m, और ये हो जाएगा t स्क्वायर, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 QE/m t स्क्वायर आ गया। हमको क्या चाहिए था, Q/m किसका मान ज्यादा होगा, तो y बराबर, तो ये हम निकालेंगे, Q/m को मैंने आगे लिख दिया, ये कितना आ गया, 1/2 और E और t स्क्वायर आ गया। अब आपको देखिएगा ध्यान से, चूंकि यहाँ पे क्या है, E व T सभी कणों के लिए समान है, तब क्या हो जाएगा, देखिए हमने क्या करा है, ये देखिए, ये जो आपका यहां से यहां तक जो कण, हम क्या कर रहे हैं, कण यहां से तो प्रवेश कर रहा है वैद्युत क्षेत्र में, और यहां पर आके हम माप रहे हैं तीनों कणों को कि ये इधर जा रहा है, इसका विक्षेप कौन सा होगा, ये इसके, यदि इस कण के लिए हम बात करेंगे तो ये विक्षेप बन जाएगा। ठीक है, और इस वाले कण के लिए हम बात करेंगे तो ये विक्षेप बन जाएगा। ठीक है, ये वाला विक्षेप बन जाएगा, ये वाला। ठीक, समझ पा रहे हो बात को, तो देखिएगा, इस वाले तीसरे कण के लिए ये वाला विक्षेप है, दूसरे कण के लिए ये, जैसे मैं मान ले रहा हूं, ये वाला आपका y1, ये y2, ये y3, सबके लिए अलग अलग विक्षेप होगा। तो हम मान के चल रहे कि कण का, इस Q कण का हम विक्षेप मान लिया, चाहे तो ऊपर की ओर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, तो हमने ये y मान लिया। अभी हम इस कण की बात कर रहे थे ना, तो यहां से जो कण यहां से चलेगा और हम माप यहां पर रहे लास्ट में जाके, तो यहां से यहां तक का समय सबके लिए बराबर लेंगे, पहली बात। और ये वैद्युत क्षेत्र जो है, ये दोनों प्लेटें सभी के लिए बराबर है, ऐसा तो नहीं है कि इसके लिए वैद्युत क्षेत्र अलग लिया, इसके लिए अलग लिया, नहीं, सभी के लिए वैद्युत क्षेत्र ही बराबर है। तो ये सारी चीज क्या है, E और T, यानी E और T दोनों के लिए बराबर है, तीनों कणों के लिए बराबर है वैद्युत क्षेत्र। और ये जो समय है, समय का मापन है, एक ही 10 सेकंड में हम देख रहे हैं यहां से यहां तक कितना विक्षेप आ रहा है तीनों कणों में। ठीक है, चलिएगा, तो और वैसे माइंड से सोचो जरा, थोड़ा सा आप दिमाग पे जोर लगाइए, कोई चीज की यदि हम कंपेयर करेंगे तो समान समय और समान, यानी किसी की रेस भी करेंगे तो हम करेंगे कि 1 सेकंड में कौन कितना दूरी चल रहा है, या हमने A, B और C तीनों की रेस करा रहे हैं और एक ही बिंदु पर से छोड़ेंगे तभी तो रेस का पता चलेगा कौन जीता कौन हारा। और एक ही समय पर हम मान लीजिए 10 मिनट में कौन तेजी से इस P बिंदु पर पहुंचेगा, है ना, 10 मिनट में कौन, या 10 मिनट में कौन कितनी दूरी तय कर लेगा, एक ही बिंदु से छोड़े जाएंगे तभी तो पता चलेगा, वही चीज होती है। तो इसीलिए यहाँ पे का एक बराबर दूरी से चल रहे हैं और बराबर समय, ठीक है, और बराबर वैद्युत क्षेत्र सभी के लिए समान है, तो ये एक प्रकार से ये सारा कांस्टेंट हो जाएगा। जब ये कांस्टेंट है तो लाइक ये अपने आप में क्या हो जाएगा, आपको पता है कि यदि कोई चीज बराबर और यहाँ पे कांस्टेंट आ जाए और साथ में कोई भी चीज आ जाए तो हम इसको क्या कह सकते हैं, प्रोपोर्शनल एम कह सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट को हटाते हैं तो एक बराबर आता है, एक कोई भी नियतांक आ जाता है। तो वही चीज इसको हम कैसा लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 E और T स्क्वायर, साथ में हमने लिख दिया Q/m, या y और प्रोपोर्शनल Q/m। मतलब ये कि
Q अपॉन M का मान उस कण का ज्यादा होगा जिस कण के लिए यह y ज्यादा होगा। और y क्या है यहां पर? y है विक्षेप। तो जिस कण का विक्षेप ज्यादा होगा उस कण का Q अपॉन M का मान भी ज्यादा होगा। सिंपल सी बात यह है। तो अब हमको यह पता चल गया इस सवाल में हमको Q अपॉन M का मान किस कण का ज्यादा है वो ज्ञात करने के लिए आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा? बस ये चीज देख लो कि y किसका ज्यादा है। तो इस कण में देखिएगा, सिंपल सी बात ये है, बीचों बीच यहां पे देखिए इस प्लेट के पास है ये Q1, ठीक है, और ये ज्यादा दूर है। तो यहां से देखिएगा बिल्कुल मध्य स्थिति से यदि हम देखें, मध्य स्थिति से देखें बिल्कुल, तो किसका y का मान ज्यादा होगा? किसका? मध्य स्थिति से देख रहे हैं तो देखिएगा इसका तो ये थोड़ा सा है, यहां से y1, ये y2 का मान तो खत्म, y1 या तो ये y1 ये वाला हो सकता है y1 या y3 हो सकता है। अब देखिएगा जहां मध्य स्थिति से देखेंगे तो y1 का मान थोड़ा कम लग रहा है लेकिन y3 का मान ज्यादा है, क्योंकि ये वाला इस प्लेट से और ज्यादा नीचे की ओर आ रहा है, बल्कि ये प्लेट तक ही जा रहा है। तो इसका मतलब y3 का विक्षेप ज्यादा है, यानी कि आपको दिखाई देगा कि कण 1, 2 व 3 में कण 3 का विक्षेप अधिक है, इसीलिए कण 3 का Q अपॉन M का मान भी अधिक होगा। समझ में आ गई बात? बहुत ही प्यारा सवाल था, जल्दी से कर लीजिए। मतलब जिसका ये विक्षेप ज्यादा होगा उसी का ये मान ज्यादा होगा। चलिए जल्दी से कर लीजिए।